नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चंद्र राय फिर से आपका स्वागत करता हूं ईगल क्रस्ट एंड एसोसिएट के एजुकेशनल वीडियो सीरीज में। चलिए एक बार हम मार्केट के न्यूज पे फोकस करते हैं कि कुछ स्टॉक्स में न्यूज आए हैं, क्या क्या हैं, और उसके बाद फिर हम निफ्टी पे व्यू भी देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एलआईसी के आईपीओ की। ठीक, जैसा कि पहले ही मैं बता चुका हूं कि एलआईसी का आईपीओ 12 मई के पहले पहले ही आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर 12 मई के बाद अगर आईपीओ आता है तो फिर से एक्सचेंज में सारे पेपर फाइल करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट ने इधर एलआईसी के आईपीओ में जो देरी की है वो मार्केट में जो अनसर्टेनिटी बनी हुई थी रसिया यूक्रेन की लड़ाई और क्रूड के प्राइसेस को लेकर के, इसके वजह से आईपीओ में अभी डिमांड नहीं थी, जिसके वजह से गवर्नमेंट आईपीओ लाने में देरी कर रही थी। लेकिन बहुत ज्यादा देरी करने के मूड में नहीं है, क्योंकि अगर 12 मई के बाद अगर वो एलआईसी का आईपीओ लेके आएंगे तो उसके बाद गवर्नमेंट को फिर से सारे के सारे पेपर एक्सचेंज और सेबी के पास फाइल करने पड़ेंगे, जो कि वो करने से बचना चाहती है। क्योंकि अगर ऐसा करना पड़ा तो एलआईसी का आईपीओ 2 से 3 महीने और डिले हो जाएगा। तो अभी क्या है, देखिए अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये है कि गवर्नमेंट पहले 5 से 7% के बीच में एलआईसी का स्टॉक सेल करना चाह रही थी थ्रू आईपीओ। लेकिन अब गवर्नमेंट ने केवल 3.5% स्टेक सेल करने के मूड में है। मतलब जो सेल करने का स्टेक था गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया है, क्योंकि डिमांड को देखते हुए। और 3.5% की जो हिस्सेदारी बेचने के मूड में है वो लगभग 21,000 करोड़ रुपए उसको बेच करके गवर्नमेंट जुटाने की कोशिश करेगी। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो एलआईसी का जो वैल्यूएशन आएगा लगभग लगभग 6 लाख करोड़ आएगा। और ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि शायद 28 अप्रैल को एलआईसी के आईपीओ से रिलेटेड अनाउंसमेंट हो जाए, उसके डेट आ जाए और उसके जो भी प्राइस बैंड है, ये सारी चीजें 28 अप्रैल को शायद अनाउंस कर दे गवर्नमेंट। ठीक, तो ये रहा एलआईसी के आईपीओ की अपडेट। इसके अलावा चलिए हम बात करते हैं रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच जो 2020 में डील हुई थी 24,000 लगभग 24,000 करोड़ की। वो डील रिलायंस ने अपने इन्वेस्टर्स के वोटिंग के मदद से उस डील को खत्म कर दिया। मींस अब फ्यूचर रिटेल का जो भविष्य है वो अंधेरे में है। अगर आपको पता होगा तो अमेजन ने 2019 में 1500 करोड़ रुपए फ्यूचर रिटेल में इन्वेस्ट किया था। और फ्यूचर रिटेल्स के साथ एक ऐसा एग्रीमेंट किया था कि अमेजन के कंपटीटर के साथ ये कोई भी बिजनेस फ्यूचर में नहीं कर सकते, ना तो उनके साथ साझेदारी कर सकते हैं और ना ही ये उनको अपना कोई एसेट सेल कर सकते हैं। और रिलायंस ने 2020 में इस डील में आया था और फ्यूचर ग्रुप को कर्जदारी से निकालने की कोशिश की थी। लेकिन उस पे अमेजन ने आपत्ति जता दी थी, क्योंकि अमेजन के साथ जो डील था वो ये था कि उसके किसी भी कंपटीटर के साथ ये एग्रीमेंट नहीं करेंगे, और रिलायंस अमेजन का कंपटीटर है। और ये डील बहुत लंबा ये विवाद बहुत लंबा खिंचा, कोर्ट में भी गया। तो ये सिंगापुर की कोर्ट से कई बार हारे, रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप कई बार हारे। और अंततः जब कोई सलूशन दिख नहीं रहा था तो रिलायंस ने अपनी समझदारी इसी में समझी कि इस डील को खत्म कर दिया जाए। तो ये भी एक ऐसा न्यूज है जिसके वजह से कल रिलायंस के शेयरों में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। ध्यान दीजिएगा, रिलायंस का शेयर पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इवन मार्केट के प्रेशर में रहते हुए भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन ये जो न्यूज है, इस न्यूज की वजह से कल थोड़ा बहुत रिलायंस के शेयर में प्रेशर हो सकता है। ठीक, तो ये तो एक न्यूज हो गई। इसके अलावा जो दूसरी न्यूज है वो ये है कि रिलायंस रसिया से डिस्काउंटेड रेट पे तेल खरीदेगा और उसके वजह से इसकी जो मार्जिन है, प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन है, वो बढ़ने की उम्मीद है। तो ये एक रिलायंस के लिए पॉजिटिव न्यूज है। लेकिन इस न्यूज के ऊपर कल जो मैंने डील ब्रेक हुई है
इस डील का कहीं न कहीं असर दिखेगा। मतलब रिलायंस के शेयरों में कल प्रेशर देखने को मिल सकता है। रिलायंस के शेयरों में प्रेशर देखने का मतलब मार्केट में भी प्रेशर, क्योंकि रिलायंस का वेट सबसे ज्यादा है निफ्टी में। तो अब चलिए इसके अलावा और देखते हैं, एक यस बैंक के स्कैम पे भी करते हैं, जानकारी लेते हैं। तो यस बैंक के जो पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर थे राणा कपूर जी, उन्होंने ईडी के समक्ष एक स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने बोला कि एमएफ हुसैन की पेंटिंग 2 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए प्रियंका गांधी प्रियंका गांधी के कहने पे अहमद पटेल ने प्रेशर बनाया था, और उस प्रेशर की वजह से ही उन्होंने वो 2 करोड़ रुपए का पेंटिंग खरीदा था। और इसके वजह से, और वो जो पैसा खरीदा था वो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी के इलाज में यूज हुआ। ये ईडी के को स्टेटमेंट दिया है। और इस न्यूज का शेयर पे क्या इम्पैक्ट होगा हमको ये समझना है। पॉलिटिकल क्या होगा ये पॉलिटिकल पार्टी जानेंगी, हमको केवल शेयर पे असर देखना है। तो आप लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यस बैंक के शेयर में इस न्यूज से कोई भी फर्क पड़ते हुए नहीं दिखेगा। ठीक, तो बस आप लोगों को एक अपडेट दे रहा था कि लोग पैनिक होकर के यस बैंक के शेयर्स को कहीं बेच न दे, या उसके शेयर्स में कहीं ऐसे ना हो कि वो पैनिक होकर के सेल करे, क्योंकि इस न्यूज का यस बैंक के शेयर्स पे कोई इम्पैक्ट खास देखने को नहीं मिलने वाला है। तो ये सारी की सारी चीजें अपडेट रही। इसके अलावा एक पॉइंट पे और हम देखते हैं कि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज हैं, उसमें जो फंड मैनेजर्स हैं 2022 में, जो फंड मैनेजर्स हैं उनका किन सेक्टर्स पे फोकस सबसे ज्यादा है, किन सेक्टर्स, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के पसंदीदा सेक्टर बने हुए हैं। तो देखिए, एक जो सर्वे पोल हुआ है उस पोल के हिसाब से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, ये जो हैं ये सेक्टर्स म्यूचुअल फंड हाउसेस के रडार पे हैं, उनके पसंदीदा सेक्टर बने हुए हैं। जबकि पिछले 2 से 3 सालों में जो आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा जो तेजी देखने को मिली है, वहां पे जो फंड मैनेजर्स हैं वो अंडर परफॉर्म एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मींस आईटी कंपनियों में 2022 में दबाव देखने को मिल सकता है। तो इसका मतलब बैंकिंग और कैपिटल गुड्स कंपनियों में तेजी देखने को मिलेगी, और आईटी कंपनियों में डिमांड फंड हाउसेस की तरफ से वो कम होगा, या उनकी तरफ से बिकवाली या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। तो ये रहा एक मार्केट न्यूज का स्नैपशॉट। अब हम चलते हैं निफ्टी के परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि कल मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। तो चलिए सबसे पहले चार्ट की हम बात करें। देखिए, चार्ट में मैंने आपको बताया था 17,422 का एक रेसिस्टेंस है, और 16,993 का एक सपोर्ट है। तो देखिए, कल मार्केट गैप डाउन खुल सकती है। उसके पीछे कई रीजन है, उसके पीछे ग्लोबल क्यूज नेगेटिव है, और 22 अप्रैल को शाम को आरबीआई के एमपीसी मीटिंग्स की अपडेट्स आए थे, जिसमें आरबीआई के सारे मेंबर्स ने चिंता जताया था कि इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, और अगर इसको रोका नहीं गया तो वो मार्केट पे बुरा असर डालेगा। और उनके इन बातों से ये लग रहा है कि अब आरबीआई भी सख्ती के मूड में है, और वो लिक्विडिटी को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, जिससे इकोनॉमी को सुधारा जा सके। तो इन सब चीजों को अगर देखा जाए तो मार्केट में प्रेशर रहेगा, और मार्केट गैप डाउन खुलने के चांसेस हैं। और मार्केट में जो पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 16,993 देखने को मिलेगा। उसके बाद जो दूसरा सपोर्ट है वो 16,825 है, और 16,604 ये लास्ट सपोर्ट है। मेरा मानना है कि मार्केट यहां से 16,604 से रिबाउंड होना चाहिए। कब रिबाउंड होना चाहिए? चाहे 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जब भी आएगा 16,604 से एक बार को ऊपर जाना चाहिए। ये लेवल टूटना नहीं चाहिए, अगर टूटेगा तो खतरनाक है। तो अब हम बात करते हैं कि कल मार्केट क्या होगा। देखिए, कल मार्केट अगर 16,993 के आसपास खुले, और अगर ये लेवल भी तोड़ दे, अगर 16,993 का भी लेवल तोड़ दे, उसके नीचे अगर आधे घंटे तक ट्रेड करता रहे, तो आप निफ्टी में शॉर्ट की पोजीशन बनाइए, और जो टारगेट होगा वो 16,825 के आसपास, मतलब 830 840 के आसपास का आपका टारगेट हो सकता है। ये लेवल अप्रोच करते हुए मिलेगा। और अगर मार्केट 16,993 के लेवल को मेंटेन कर लिया, और यहां से सपोर्ट लेकर के
अपसाइड का कोई फॉर्मेशन दिया, मीन्स 16,993 के सपोर्ट को मेंटेन करके और वहां से कोई ऐसी फॉर्मेशन दे दी, चाहे वो कैंडल स्टिक फॉर्मेशन हो या किसी इंडिकेटर्स की हो या वीवैप की हो, किसी भी फॉर्मेशन में अगर ये पॉजिटिव दिया तो यहां से एक इंट्राडे शॉर्ट रैली आ सकती है जो आपको 100 से 150 पॉइंट तक की अपसाइड मूवमेंट दे देगी। तो करना क्या है, अगर 16,993 का लेवल होल्ड हो जाए और मार्केट यहां से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की कोशिश करे, बाइंग फॉर्मेशन दे, तो आप निफ्टी में बाई कीजिए 100 पॉइंट के लिए, 100 से 150 पॉइंट के लिए। और अगर 16,993 का लेवल तोड़ दे और उसके नीचे अगर 10-15 मिनट 20 मिनट तक ट्रेड करे तो आप शॉर्ट की पोजीशन बनाइए, और लेवल जो याद रखिए वो 16,825 है, तो आप 850-60 तक का प्रॉफिट ले सकते हैं, क्योंकि 825 पे सपोर्ट मिलेगा तो एक झटके के लिए आएगा, फिर वहां से वो ऊपर जा सकता है। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और ऐसे ही प्यार देते रहें। अगर कोई भी न्यू अपडेट होगा तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।